अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री। हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे और थर्मोकेमिस्ट्री में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो थे हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस। हमने डिस्कस किए थे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस के किस किस्म का एंथैल्पी चेंज कौन सा होगा, हम उसको क्या नाम देंगे। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस में हमने बात की थी स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होंगी। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब जो होगी उसे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कहेंगे। और वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑटोमाइजेशन होगा अगर कोई चीज़ गैसियस एटम में चेंज हो जाए। वो एंथैल्पी चेंज फॉर्मेशन होगा अगर 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बन जाए। वो एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा अगर अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन रिएक्शन हो। वो एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन होगा इफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। वो एंथैल्पी चेंज न्यूट्रलाइजेशन होगा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन व्हेन 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम एसिड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव फ्रॉम बेस टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ वाटर। उसके बाद हम हीट से रेलिवेंट ही, ठीक है, एनर्जी से रेलिवेंट ही दो छोटी छोटी 3 डेफिनेशन की बात करते हैं जो कि हमें मालूम होनी चाहिए, जो कि MCQs का हिस्सा बन सकती हैं। जिसमें सबसे पहली चीज़ है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हम किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ की हीट कैपेसिटी क्या है? एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट और अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन अमाउंट बाय 1 यूनिट। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस कह लें या 1 केल्विन कह लें, हम दोनों कह सकते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब वो जो 1 यूनिट ऑफ टेम्परेचर 1 केल्विन ऑफ टेम्परेचर भी हो सकता है, 1 सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर भी हो सकता है। तो हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ heat absorbed to raise the temperature by 1 Celsius or 1 Kelvin। तो amount of heat required to increase temperature of given amount by 1 Kelvin or 1 डिग्री सेल्सियस, इसे हम कहेंगे हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी की फर्दर 2 टाइप्स हैं, तो हमें उन दोनों की डेफिनेशन भी मालूम होनी चाहिए। एक को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक को हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी? अगर हम 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करें, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 यूनिट 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। अगर हम 1 मोल का टेम्परेचर इंक्रीज करें 1 यूनिट तक, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, तो हमारे पास जो हीट कैपेसिटी होगी उसे हम कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या है? एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट। किसी भी चीज़ की ये एबिलिटी कि वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करती है। अब किसी सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी कम होगी, किसी मैटर में ये प्रॉपर्टी ज़्यादा है। जनरली मेटल्स की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है देन नॉन मेटल्स। ठीक है, अगर हम जनरली बात करें तो मेटल्स की हीट कैपेसिटी हाई होती है देन नॉन मेटल्स, लेकिन वाटर की हीट कैपेसिटी मोर देन मेटल्स है। तो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई। वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत लार्ज है और ड्यू टू लार्ज हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जब भी हम किसी लार्ज वाटर रिजर्वायर के पास जाते हैं वी फील कूलिंग,
हमें सराउंडिंग का टेम्परेचर लो मिलता है क्योंकि सराउंडिंग की हीट वाटर एब्जॉर्ब कर चुका होता है ड्यू टू हाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। 1 ग्राम ऑफ वाटर जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा उसके मुकाबले 1 ग्राम ऑफ कॉपर या सिल्वर या कोई और सब्सटेंस है तो वो उससे बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करता है। तो हमें हीट कैपेसिटी की डेफिनेशंस खाली मालूम होनी चाहिए जो कि एमसीक्यूज़ में पॉसिबल हो सकती हैं, तो हमें कोई भी पॉसिबिलिटी छोड़नी नहीं है। तो हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ गिवन अमाउंट बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 यूनिट, अब वो 1 केल्विन हो या 1 डिग्री सेल्सियस हो। और मोलर हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 सेल्सियस और 1 केल्विन। अब जब भी मोलर हीट कैपेसिटी की बात करेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी जनरली लार्ज होगी देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन की ही बात करूं और मैं कहूं हाइड्रोजन के 1 ग्राम का टेम्परेचर राइज करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस जो हीट चाहिए, ठीक है, वो 1 मोल हाइड्रोजन के लिए उसके डबल हो जाएगी, क्योंकि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 ग्राम। तो बाकी तमाम एलिमेंट के लिए भी क्या होगा, इसके बाद कोई भी हम चीज़ ले लें, जब हाइड्रोजन के लिए ये डबल है, ठीक है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, जितनी हीट ये एब्जॉर्ब करेगा ये उससे डबल करेगा 1 मोल के लिए। तो मोलर हीट कैपेसिटी इज लार्जर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलोरीमेट्री। हम बात करेंगे कैलोरीमेट्री क्या है या कैलोरीमेट्री हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट में क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और हमारे पास इसमें क्या क्या बातें हमें एमसीक्यूज़ के लिए मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, कैलोरीमेट्री इज़ यूज टू मेजर हीट चेंजेस। कैलोरीमेट्री को हम यूज़ करेंगे टू मेजर हीट चेंजेस। हम इससे हीट चेंज मेजर करते हैं और हीट चेंज से हमें मालूम पड़ता है कि रिएक्शन इज़ ईदर एक्सोथर्मिक और इट इज़ एंडोथर्मिक। तो इसका मतलब है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय चेंज इन टेम्परेचर। कोई रिएक्शन एक्सो है या एंडो है, कैसे हमें मालूम होगा, चेंज इन टेम्परेचर से, इज डिटरमाइंड बाय चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है रिएक्शन मिक्सचर का तो रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो इस हीट चेंज को, इस चेंज इन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम कैलोरीमेट्री यूज़ करते हैं। अब कैलोरीमेट्री की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट कैलोरीमेट्री और दूसरी है हमारे पास इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री। डायरेक्ट कैलोरीमेट्री है डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ हीट फ्रॉम रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि हम बात करें गिलास कैलोरीमेट्री की, या हम बात करें बम कैलोरीमेट्री की। ये क्या है, ये डायरेक्ट कैलोरीमेट्री है। वी डायरेक्टली मेजर हीट of reaction or heat change during a reaction by using instrument. Indirect calorimetry हम कहते हैं theoretical method जिसमें ऐसे reaction जिसका हम heat change measure ना कर सकते हो और हम indirect way से उस reaction का उस reaction में आने वाले heat change को measure करें, जैसे कि हमारे पास Hess's law of constant heat summation। तो ये जो Hess's law of constant heat summation है, Hess's law, ये इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री है, क्योंकि कैलोरीमेट्री क्या है, मेजर ऑफ हीट चेंजेस, हीट चेंजेस की मेजरमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग अ रिएक्शन कितना हीट चेंज आ रहा है, ये कैलोरीमेट्री है। इंस्ट्रूमेंट से करेंगे डायरेक्ट कैलोरीमेट्री, इनडायरेक्ट थ्योरेटिकली मेजर किया यूजिंग Hess's law। और डायरेक्ट कैलोरीमेट्री
हेसेस लॉ यूज़ करके मेजर किया, इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री कहलाएगी। अब हम पहले बात करेंगे इस डायरेक्ट कैलोरीमेट्री की, जिसे हम मेनली कैलोरीमेट्री कहते हैं। और इस डायरेक्ट कैलोरीमेट्री में हमारे पास सबसे पहली टाइप है गिलास कैलोरीमीटर की। डायरेक्ट कैलोरीमेट्री, इसमें हम ऐसे रिएक्शन की, जनरली कैलोरीमेट्री इज यूज्ड टू मेजर द हीट चेंजेस इन विच ऑल रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी साइड प्रोडक्ट। हम ऐसे रिएक्शन का हीट चेंज मेजर करते हैं डायरेक्ट कैलोरीमेट्री में जिसमें कोई साइड प्रोडक्ट ना बनता हो। तमाम रिएक्टेंट जो हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसमें चेंज होता हो तो हम उसका हीट चेंज डायरेक्ट कैलोरीमेट्री से मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैलोरीमेट्री इज यूज्ड टू मेजर, इट इज यूज्ड टू मेजर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मेजर करते हैं और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है, इसके अलावा कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनते हमारे पास। तो हमारे पास दूसरा हम यूज़ करते हैं फॉर हीट ऑफ कंबस्शन। और हमें मालूम है जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन करेंगे, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ जब भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तीसरा प्रोडक्ट नहीं बनता हमारे पास। तो हम ऐसे रिएक्शंस के लिए डायरेक्ट कैलोरीमेट्री यूज़ करते हैं यूजिंग गिलास कैलोरीमीटर और बम कैलोरीमीटर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले गिलास कैलोरीमीटर की, कि गिलास कैलोरीमीटर में हमारे पास क्या होगा। इस गिलास कैलोरीमेट्री या इसे हम डायरेक्ट कैलोरीमेट्री भी कहेंगे, ये डायरेक्ट कैलोरीमेट्री है, इसे कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर भी कहेंगे। जनरली इट इज़ कॉल्ड गिलास कैलोरीमीटर। गिलास कैलोरीमीटर में हम डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है। इट कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड कप और कंटेनर। एक इंसुलेटेड कप और कंटेनर होता है जिसमें हम नॉन क्वांटिटीज, ठीक है, मोलर क्वांटिटीज मिक्स करते हैं, ठीक है, ऑफ एसिड एंड बेस, मिक्स करते हैं एसिड एंड बेस की नॉन क्वांटिटीज़ को। उसके बाद उनका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में जो हीट प्रोड्यूस होगी या एब्जॉर्ब होगी सिस्टम से बाहर नहीं जा सकती, तो इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। वो रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगी और रिएक्शन मिक्सचर का जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हम नोट करेंगे डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। एसिड बेस को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन अकर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। इट इंक्रीजेस, हमेशा क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगी, इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। वी मेजर, हम क्या चीज़ मेजर करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टू टी, दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T1। फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर हमने पहले नोट किया होगा, हम ये मेजर करते हैं, यहाँ से हमें डेल्टा टी मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास फार्मूला होता है, हम उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें कैलोरीमेट्री के लिए फार्मूला याद रखना है, Q इज इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा टी।
और इसे यूं भी लिखा जाता है Q इज इक्वल टू N इंटू सी इंटू डेल्टा टी, और Q इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। भाई एक ही बात है, हम स्पेसिफिक यहाँ पे Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, क्या होगी, इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, डिपेंड अपॉन रिएक्शन। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ तो हीट एब्जॉर्ब्ड, अगर एक्सोथर्मिक हुआ तो Q इज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड। M या N क्या चीज है, ये है हमारे पास मैस ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, M क्या चीज होती है, M मैस है। किस चीज का मैस है, M इज द मैस ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास मैस है। S या C से जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर की जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, उसकी ओवरऑल कितनी कैपेसिटी है हीट एब्जॉर्ब करने की, जो हीट उसने एब्जॉर्ब की। डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, ये चेंज इन टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर में चेंज आया। अब डेल्टा टी की वैल्यू मैस पॉजिटिव होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पॉजिटिव वैल्यू होगी। डेल्टा टी की वैल्यू अगर हमारे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ तो T2 इज लार्ज, T1 इज स्मॉल। ठीक है, अगर क्या होगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो फाइनल टेम्परेचर लार्ज वैल्यू होगी, इंक्रीज हो जाएगा, T2 लार्ज होगा, T1 स्मॉल होगा, डेल्टा टी पॉजिटिव होगा, Q इज पॉजिटिव। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट पॉजिटिव होगी हमारे पास। अगर हमारे पास टेम्परेचर रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ तो T2 की वैल्यू स्मॉल होगी, पहले से डिक्रीज हो जाएगी, T1 की वैल्यू लार्ज होगी, डेल्टा टी नेगेटिव आएगा, Q भी नेगेटिव आएगी। तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन जब हम मेजर करेंगे तो Q कैलोरीमीटर से हमारे पास नेगेटिव आएगी, और अगर हमारे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ तो Q की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब Q इज इक्वल टू एम सी इंटू डेल्टा टी, ये आप याद रखेंगे, वेयर एस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, और ये 4.18 होती है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू भी हम याद रखेंगे। ठीक है, हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18 जाउल है। जी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे बात की कि हमारे पास जो वैल्यू है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी की, यहाँ पे इस C को हम मोलर हीट कैपेसिटी भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर हम 1 मोल के लिए रिएक्शन करें, हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज़ करते हैं अगर हमारे पास क्वांटिटीज़ डिफरेंट हों, या मोलर क्वांटिटीज़ के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी है कैलोरीमीटर की, इसके लिए हमारे पास वैल्यू होती है 4.2 जाउल्स पर ग्राम पर केल्विन। इसका मतलब है 4.2 जाउल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम बाय 1 केल्विन। इसी तरह अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर की जो मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 75.24 जाउल। 1 मोल वाटर का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 75.24 जाउल हीट रिक्वायर्ड है। तो ये मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है 75.24 जाउल। अब हम ज़रा इस इक्वेशन पे आ जाते हैं, Q इज इक्वल टू N इंटू सी इंटू डेल्टा टी, या MS इंटू डेल्टा टी, आप जो भी कहें। अब ये इक्वेशन इस तरह भी हो सकती है, Q इज इक्वल टू M इंटू S इंटू MS इंटू T2 माइनस T1, क्योंकि डेल्टा टी T2 माइनस T1 है, तो इस तरह से भी इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। अब हम यहाँ से देखते हैं, अगर मेरे पास Q इंटू सी N इंटू सी इंटू T2 माइनस T1 ये इक्वेशन हो, मैं इस एक्सप्रेशन को प्रेफर कर रहा हूँ N C डेल्टा टी, मैं इसको लिखता हूँ। यहाँ से मैं अगर C एक तरफ कर लेता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, C इज इक्वल टू
Q डिवाइडेड बाय N इंटू T2 माइनस T1। मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। Q ओवर N इंटू T2 माइनस T1, और ये C क्या थी? C इज द हीट कैपेसिटी, ये हीट कैपेसिटी है। इसका मतलब है अगर मैं यहां पे N ले लूं 1, इफ N इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास ये इक्वेशन किसकी है? मेरे पास ये इक्वेशन है फॉर मोलर हीट कैपेसिटी। ये क्या हो जाएगी? मोलर हीट कैपेसिटी के लिए मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि N इज इक्वल टू 1 मोल, तो C इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब है मैं मोलर हीट कैपेसिटी को लिख सकता हूं C इज इक्वल टू Q ओवर डेल्टा T। तो ये मेरे पास मोलर हीट कैपेसिटी की इक्वेशन है। अगर मैं यहां लिखता हूं ये एक्सप्रेशन Q इज इक्वल टू एम एस इंटू डेल्टा T, और मैं M ले लेता हूं 1 ग्राम, तो मेरे पास ये हो जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मेरे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ जाता है S इज इक्वल टू Q ओवर डेल्टा T, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। तो आपने याद रखना है हीट कैपेसिटी के लिए जनरली ये एक्सप्रेशन है। अगर 1 मोल की बात करेंगे तो N इज इक्वल टू 1, 1 ग्राम की बात करेंगे तो N इज इक्वल टू 1, तो Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T, हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू चेंज। कितनी हीट एब्जॉर्ब की, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, ये हमारे पास हीट कैपेसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब दूसरी टाइप ऑफ कैलोरीमेट्री जो हमारे पास है, हम जस्ट उसके इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। बाकी तमाम फार्मूला कैलकुलेशन यही रहती हैं। फार्मूला हीट कैपेसिटी के लिए और अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व के लिए कि रिएक्शन कितनी इंथैल्पी चेंज के लिए, Q क्या है? अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब, और Q का मतलब है इट इज़ इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। तो इंथैल्पी के लिए फार्मूला हमारे पास सेम ही रहेगा। जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमने बात की कि हमारे पास एक टाइप ऑफ कैलोरीमेट्री कौन सी है? गिलास कैलोरीमेट्री, और दूसरी टाइप है हमारे पास कैलोरीमेट्री की बम कैलोरीमेट्री। ये जो गिलास कैलोरीमेट्री है ये हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करते हैं, तो इसलिए इसे हम कहते हैं इट इज़ कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमेट्री। ये कांस्टेंट प्रेशर पे है। और बम कैलोरीमेट्री हमारे पास फिक्स्ड वॉल्यूम के साथ होती है एक इनक्लोज्ड सिस्टम में, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमेट्री कहलाएगी, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि इस बम कैलोरीमीटर में क्या होता है। भाई बम कैलोरीमीटर में एक स्टील कंटेनर होता है जिसे एक बॉक्स में वाटर में इमर्स करते हैं। एक अदद स्टीलर और एक अदद थर्मामीटर होगा। उसके बाद यहाँ पे इग्नाइट करेंगे सैंपल को, और उस सैंपल के हीट होने पे, इस सैंपल के बर्न होने पे जो CO2 वाटर प्रोड्यूस होगा, जो हीट इवॉल्व होगी वो हीट यहाँ पे मौजूद वाटर एब्जॉर्ब करेगा और हम चेंज इन टेम्परेचर नोट करेंगे। ये है मेनली बम कैलोरीमीटर का इंस्ट्रूमेंट। तो इसका मतलब है बम कैलोरीमेट्री कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। पहली बात कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमेट्री है। दूसरी बात इसमें क्या है, स्टील कंटेनर है, स्टील वेसल और स्टील कंटेनर। चेंज इन टेम्परेचर हम नोट करेंगे। यूज्ड फॉर एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, ये है सबसे अहम बात जो कि आपने याद रखनी है लाजमी। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। गिलास कैलोरीमेट्री इज यूज्ड टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बम कैलोरीमेट्री इज यूज्ड टू मेजर हीट ऑफ कंबस्शन। यहाँ पे कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, तो ऑक्सीजन इज फिल्ड, और ऑक्सीजन फिल होती है O2 एट 20 atm प्रेशर।
तो ये भी याद रखेंगे कि ऑक्सीजन इसमें फिल्ड होती है एट 20 atm प्रेशर। हीट के लिए वही फॉर्मूला है m इंटू एस इंटू डेल्टा टी या Q इज इक्वल टू n इंटू सी इंटू डेल्टा टी। हम इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और मेजर करेंगे अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड। अब जब हम अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व करेंगे, मैंने कहा कि जब भी डेल्टा टी हम मेजर करेंगे इट इज़ T2 माइनस T1, तो फाइनल टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए लार्ज होता है, तो हमारे पास Q की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन जब हमें मालूम है हम कंबस्शन कर रहे हैं, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो हम जब इंथैल्पी चेंज लिखेंगे हम उसके साथ नेगेटिव साइन खुद ऐड करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है इंथैल्पी इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक एंड पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक। लेकिन यहाँ जब हम Q अमाउंट ऑफ हीट मेजर करते हैं यूजिंग कैलोरीमेट्री, तो वो पॉजिटिव आती है फॉर एक्सोथर्मिक और नेगेटिव साइन आता है एंडोथर्मिक के साथ। वजह क्या होती है, हम चेंज इन टेम्परेचर मेजर करते हैं और T2 माइनस T1 फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करते हैं। अब जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो फाइनल वैल्यू लार्ज होती है, जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है तो फाइनल वैल्यू हमारे पास स्मॉल होती है। तो ये है हमारे पास दूसरी टाइप ऑफ कैलोरीमेट्री, जिसे हम कहेंगे बम कैलोरीमेट्री और कैलोरीमेट्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री की। इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री में हमारे पास क्या है, Hess's law of constant heat summation। Hess's law of constant heat summation। Summation means sum। Hess's law of constant heat summation क्या है, हमें स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए। Hess's law का सिंपल स्टेटमेंट है कि if reaction proceed in a single step or it proceed in a several steps, the overall enthalpy change is same। Reaction proceed in single step or in several steps, ठीक है, overall delta H is same, overall heat change is same। Hess's law के अकॉर्डिंग अगर एक रिएक्शन एक स्टेप में प्रोडक्ट तक पहुंचे या एक से ज़्यादा स्टेप में प्रोडक्ट तक पहुंचे, टोटल हीट चेंज ऑफ रिएक्शन सेम आएगा। कह रहे टोटल हीट चेंज ऑफ रिएक्शन इज सेम। इसका मतलब है कि इंथैल्पी चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। Enthalpy change is independent of reaction path। तो मुझे पहली बात ये पता चली कि चेंज इन एंथैल्पी रिएक्शन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। एक रिएक्शन एक स्टेप में हो जाए या एक रिएक्शन 10 स्टेप में हो, टोटल हीट चेंज टोटल एंथैल्पी चेंज सेम है। ये Hess's लॉ का स्टेटमेंट है। हम थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं। Hess's लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई ए प्रोडक्ट डी में चेंज हो जाए, पहले ए बी में चेंज हो, बी सी में चेंज हो, देन सी डी में चेंज हो, अगर ये डेल्टा H1 है, ये डेल्टा H2 है, ये डेल्टा H3 है, ये डेल्टा H4 है, तो डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 बोथ आर इक्वल। ये एक्सप्रेशन है हमारे पास Hess's लॉ का कि एक रिएक्शन डायरेक्ट सिंगल स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप में हो, जो हीट चेंज इस सिंगल स्टेप का होगा वो सेवरल स्टेप में अगर रिएक्शन होता है एक से ज़्यादा स्टेप में, तो उन तमाम स्टेप के हीट चेंज का सम होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। कोई भी रिएक्शन, कोई भी इंथैल्पी चेंज गिवन हो, इनडायरेक्ट रूट के तमाम इंथैल्पी चेंजेस का सम डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्जन के इंथैल्पी के इक्वल होगा। यहाँ से एक और बात आती है कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और वापस यहाँ पे आऊँ, इफ़ रिएक्शन
गोज टू इनिशियल स्टेट, इसका मतलब है मैं कह रहा हूं रिएक्शन गोज टू इनिशियल स्टेट। इफ रिएक्शन गोज टू इनिशियल स्टेट तो क्या होगा, सम ऑफ इंथैल्पी चेंजेस इज इक्वल टू 0, डेल्टा एच समीशन ऑफ डेल्टा एच साइकिल इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये सब और ये बराबर हैं, तो अगर यहाँ से यहाँ तक आया तो जो चेंज इन इंथैल्पी की जो वैल्यू है यहाँ से वापस जाऊंगा फॉर एक्सोथर्मिक इट इज रिवर्स इज एंडो, तो वो माइनस होगी, कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास 0, कोई हीट चेंज नहीं होगा। तो इफ रिएक्शन गोज टू इनिशियल स्टेट सम ऑफ इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू 0, इंथैल्पी चेंज साइकिल इज इक्वल टू 0, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं। तो ये है हेसेस लॉ का एक और स्टेटमेंट कि सम ऑफ इंथैल्पी चेंज फॉर साइकिल, इंथैल्पी साइकिल इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सबमिशन का साइन शो कर रहा है और ये हमारे पास 0 होगा हमेशा। तो ये आपने याद रखना है कि इफ रिएक्शन गोज टू इनिशियल स्टेट सबमिशन डेल्टा एच साइकिल इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास 0 होगा। जनरली हम कहेंगे डेल्टा H1 इज इक्वल टू H2 प्लस H3 प्लस H4। इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि हेसेस लॉ इज एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हेसेस लॉ किस बात को एक्सप्लेन कर रहा है, हेसेस लॉ क्या कह रहा है, हेसेस लॉ कह रहा है एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, यहां से शुरू हुए वापस यहां पहुंचे, कोई हीट चेंज नहीं, जितनी हीट एक स्टेप में डायरेक्ट इवॉल्व हो रही है उतनी सेवरल स्टेप से इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब हीट इज कंजर्व्ड। तो इट इज एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हेसेस लॉ खुद एप्लीकेशन है किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। ठीक है, तो हमें हेसेस लॉ का स्टेटमेंट, अब इसके हम किसी भी रिएक्शन के लिए हेसेस लॉ लिख सकते हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन और इनडायरेक्ट रूट के लिए। अगर हमारे पास इंथैल्पी की वैल्यूज गिवन होंगी तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की वैल्यूज को सिर्फ सम कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, और कार्बन प्लस ऑक्सीजन डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो हम कह सकते हैं जो हीट चेंज इसका है डेल्टा H1 मैं कह देता हूँ, इसको कह देता हूँ डेल्टा H2 और ये है डेल्टा H3। तो डेल्टा H1 इज इक्वल टू H2 प्लस H3, क्योंकि ये है इनडायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ कार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और ये है डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ कार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हीट चेंज इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब अगर कहा जाए ड्रॉ इंथैल्पी साइकिल, इनका इंथैल्पी साइकिल ड्रॉ कर लें तो क्या करें, C प्लस O2 प्रोड्यूस CO2, उसके बाद C प्लस हाफ मोल ऑफ O2, ठीक है, ये CO बनाएगा और CO प्लस O2 ये प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास हाफ मोल इधर हो जाएगा, हाफ मोल इधर यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये हमारे पास हेसेस लॉ है और हेसेस लॉ की एप्लीकेशन है। अब हम डायरेक्ट इंथैल्पी ऑफ CO2 मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम CO2 प्रोड्यूस करेंगे इट कन्वर्ट इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, हम डायरेक्ट मेजर कर लेंगे, C प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब भी बर्न करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, लेकिन कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी हम बनाएंगे तो इट ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इस मोनोऑक्साइड की इंथैल्पी डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट डायरेक्टली मेजर्ड, क्योंकि हमेशा इसमें साइड प्रोडक्ट CO2 बनता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, वी यूज हेसेस लॉ। तो हेसेस लॉ की एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज्ड टू मेजर द एंथैल्पी चेंजेस वेयर डायरेक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। ऐसे एंथैल्पी चेंज
जो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते उनकी मेजरमेंट के लिए हम एसएस लॉ यूज़ करते हैं। तो आपने इसकी एप्लीकेशन भी याद रखनी है। इट इज़ यूज्ड टू मेजर एंथैल्पी वेयर डायरेक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। अगर डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होती एंथैल्पी की तो हम हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन को यूज़ करते हैं। ये मेडिकल के 2014 के पेपर का क्वेश्चन है, जबकि ये हमारे पास मेडिकल 2017 के पेपर का क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि इसमें हमें करना क्या है और क्वेश्चन क्या है। कंबस्शन ऑफ ग्रेफाइट टू CO2 कैन बी डन इन 2 ways। अभी मैंने थोड़ी देर पहले हेसेस लॉ में जो बात की कि हम CO2 की कार्बन की कंबस्शन करें, डायरेक्टली CO2 में कन्वर्ट होगा और पहले मोनोऑक्साइड में देन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी। तो ये वही रिएक्शन है। अगर हम ग्रेफाइट को बर्न करें, डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, इनडायरेक्टली कार्बन पहले मोनोऑक्साइड देन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट इनटू डाइऑक्साइड होगा। और इसमें से हमने पढ़ा अभी कि हम हेसेस लॉ यूज करते हैं फॉर इनडायरेक्ट कैलकुलेशन और ऐसी रिएक्शन की कैलकुलेशन जो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। और मोनोऑक्साइड की एंथैल्पी हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि पहले हमने कैलोरीमेट्री में मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि कैलोरीमेट्री इज यूज्ड टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज वेयर नो साइड प्रोडक्ट्स आर फाउंड। जहाँ साइड प्रोडक्ट बन रहा होगा हम एंथैल्पी चेंज कैलोरीमेट्री से डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कंबस्शन ऑफ ग्रेफाइट टू CO2 कैन बी डन इन 2 ways। C+O2 प्रोड्यूस CO2, एक तो ये हो गया। दूसरा है C+O2 प्रोड्यूस CO एंड CO+O2 प्रोड्यूस CO2। अब इसका एंथैल्पी चेंज गिवन नहीं है CO का, बाकी दोनों स्टेप का गिवन है। अब मैंने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखे हुए, ये किलो जाउल पर मोल में है एंथैल्पी चेंजेस। व्हाट विल बी एंथैल्पी ऑफ CO, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन की एंथैल्पी कितनी है, -676, -110, 110 एंड +676 या +110। अब हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमें इस किस्म की सिचुएशन गिवन है तो हम यहाँ हेसेस लॉ अप्लाई कर देंगे। हमें मालूम है डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। डायरेक्ट का एंथैल्पी चेंज इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए। डायरेक्ट है -393.7, ये मैं CO का कह देता हूँ, H2 मैं इसको 2 कह देता हूँ, ये 1 है ये 3 है, प्लस -283, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -283। यहाँ से डेल्टा H की वैल्यू ले लें, डेल्टा H2 इज इक्वल टू, भाई ये -393 -283 इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा, -393.7 प्लस 283, 393 डेल्टा H2 इज इक्वल टू 110। माइनस प्लस माइनस होगा, साइन बड़े अदद की आएगी तो यहाँ साइन नेगेटिव आएगा, डेल्टा H इज -110। तो हम यहाँ से चूज करेंगे ऑप्शन बी को, हमारे पास डेल्टा H -110 आ रहा है। तो इस किस्म का हेसेस लॉ का क्वेश्चन हो सकता है कि जिसमें डायरेक्ट या तो डायग्राम दिया हुआ हो हेसेस लॉ का, कहा जाए चूज करें करेक्ट, या फिर ये होता है कि इंथैल्पी चेंजेस गिवन है, किसी एक का इंथैल्पी चेंज मालूम करें। आपने करना क्या है, डायरेक्ट और दूसरे को इक्वेट कर देना है। उसके बाद आपने याद रखना है जो पॉइंट MCQs में हो सकता है कि समेशन ऑफ इंथैल्पी साइकिल इज इक्वल टू यूनिटी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -1 या इज ग्रेटर देन 1 इज लेस देन 1 इज इक्वल टू 0, नन ऑफ दीज। तो समेशन इंथैल्पी साइकिल इज इक्वल टू 0। When reaction goes to initial state, enthalpy change is equal to 0. Sum of enthalpy changes is equal to 0.
ठीक है, तो ये पॉइंट आपने एसएस लॉ के याद रखने। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं 2017 के, ये भी मेडिकल के पेपर का क्वेश्चन है। तो ये क्या है, एंथैल्पी इज मेजर्ड एट 300 केल्विन 2 atm, 298 केल्विन 1 atm, 300 केल्विन 1 atm, 295 केल्विन 1 atm। स्टैंडर्ड कंडीशन पूछी है भाई, हमने कहा एंथैल्पी, वी मेजर एंथैल्पी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर चूज करना है। एंथैल्पी इज मेजर्ड एट 300 केल्विन स्टैंडर्ड नहीं है, 2 atm स्टैंडर्ड नहीं है, 298 केल्विन इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, ये हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो हमारे पास बी आंसर होगा। तो कई मरतबा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बल्कि ज़्यादातर सवाल बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट अपने की पॉइंट नहीं लिखते, उन्हें याद नहीं रखते, उन बातों को जहन में नहीं रखते। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही आसान सवाल है। हाँ, इसे कह सकते हैं कि ये जिसने हेसेस लॉ और हेसेस लॉ की कैलकुलेशन के तरीके को प्रैक्टिस किया, 1-2 मरतबा देखा, उसके लिए है, लेकिन ये तो हर स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो आपने बेसिक छोटी और सिंपल तरीन बात भी जहन में रखनी है, उसे भी इग्नोर नहीं करना, और जो थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें हैं वो तो आपने करनी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 298 केल्विन, अब यहाँ पे टेम्परेचर सेल्सियस में भी हो सकता है, प्रेशर किसी और यूनिट में भी हो सकता है, तो आपको प्रेशर की कन्वर्जन भी मालूम होनी चाहिए कि 1 atm 760 टॉर 760 mm ऑफ Hg, ये सब इक्वल चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह कंप्लीट होगा हमारा ये टॉपिक, और उसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट बुक की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू।